ये मेरा पहला रिव्यू है। मैंने वीडियो कभी नहीं बनाई किसी रिव्यू पर। उम्मीद करती हूँ कि मैं इंसाफ कर पाऊंगी। जिस किताब का मैं रिव्यू देने वाली हूँ उस किताब का नाम है सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। किताब के राइटर लिखारी हैं कॉल न्यूपोर्ट। किताब का जो मेन आइडिया है वो ये है कि डोंट फॉलो योर पैशन। जी हाँ, अपने शौक अपने पैशन को फॉलो ना करें। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आप इस वक्त यूट्यूब का जायजा लें तो सबसे ज्यादा वो वीडियोस देखी जाती हैं जो आपको चीख चीख कर बोल रहे होते हैं, पीछे मोटिवेशनल म्यूजिक बज रहा होता है और बोलते हैं कि जी फॉलो योर पैशन, अपने शौक पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, डोंट सेटल, जो पसंद है, जिस चीज से इश्क है, मोहब्बत है, बस वही काम करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों फॉलो नहीं करना? कॉल आपको इस किताब में काफी सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि अपने शौक को यानी कि अपने पैशन को, अपने जुनून को फॉलो करना एक बुरा आइडिया या एक बुरा फैसला हो सकता है। अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कॉल ने बहुत सारी केस स्टडीज शेयर की हैं बुक में, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस जो है वो स्टीव जॉब्स का है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड में एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी अपना पैशन फॉलो करें, अपने पैशन पर चले, आप वो सब हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन कॉल ने जब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी और उनकी पूरी लाइफ जर्नी जो थी उनकी उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि स्टीव जॉब्स ने ज्यादातर अरसा अगर किसी चीज पर लगाया तो वो था आर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी यानी कि रूहानियत। उन्होंने ज्यादा टाइम अपना जेन सेंटर्स में गुजारा, हिंदुज्म और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने में गुजारा। स्टीव जॉब्स जब टेक्नोलॉजी की तरफ आए तो उनका कोई इरादा नहीं था ऐसी कोई बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी बनाने का, कोई विजन नहीं था उनका, बल्कि पैसों की कमी उन्हें खींच लाई। जी हाँ, पैसों की कमी जो सबको होती है उन्हें भी थी, तो वो भी चले गए टेक्नोलॉजी की जानिब। अब टेक्नोलॉजी से क्योंकि जल्दी और अच्छा पैसा बनाया जा सकता था और वो पैसा बना भी रहे थे, लेकिन तब भी वो इतने सीरियस नहीं थे। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे और स्टीव जॉब्स की कहानी को इसमें पढ़ेंगे तो तब भी वो इतने सीरियस नहीं थे। कई बार वो बिजनेस को बीच में छोड़कर ही चले गए जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस भी किया गया। तो स्टीव जॉब्स जब सीरियस हुए टेक्नोलॉजी को लेकर तो उन्होंने स्टीव वॉजनिएक जो कि उनके दोस्त हैं और को फाउंडर थे उस वक्त एप्पल कंपनी के, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया इस टेक्नोलॉजी पर। उन दोनों ने बहुत मेहनत की, बहुत वक्त लगाया, बहुत महारत हासिल की। वक्त के साथ साथ पैसे आने लगे, स्टीव जॉब्स को मजा भी आने लगा और यही वजह है कि फिर उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया अपने जो आखिरी के दिन थे टेक्नोलॉजी की जानिब। तो यहाँ पर तजाद है स्टीव जॉब्स की तकरीर में और तजाद है उनकी जिंदगी में, क्योंकि उनका पैशन था बुद्धिस्ट मॉन्क बनना। वो मॉन्क बनना चाहते थे, उन्होंने ज्यादा अरसा स्पिरिचुअलिटी और इन्हीं चीजों में गुजारा। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी की जानिब आए और उन्होंने टेक्नोलॉजी को सीरियसली उस पर काम करना शुरू किया और उसको बेहतर करना शुरू किया, अपनी जो स्किल्स थी उनकी उस पर महारत हासिल करना शुरू की, तो आज एप्पल कंपनी आपके सामने है। तो अगर हम स्टीव जॉब्स की जिंदगी पर नजर डालें उनकी तकरीर को इग्नोर करते हुए, तो हमें ये समझ में आता है कि स्टीव जॉब्स ने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया क्योंकि उनका पैशन था बुद्धिस्ट मॉन्क बनना। उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जो स्किल्स थी उनकी उनको पॉलिश किया, उस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर किया और उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने पैशन यानी कि अपने शौक को अपनी जॉब बनाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि कुछ अरसे में ही आप उससे उकता जाए और आपका उससे दिल भर जाए। क्योंकि जब आपका शौक आपकी जॉब बन जाए ना, आपकी मजबूरी बन जाए, तो फिर वो आपके लिए उस तरह से दिलचस्प और एक्साइटिंग नहीं रहता। जब वो आपका शौक था तब वो जितना एक्साइटिंग था, वो जॉब बनने के बाद उतना एक्साइटिंग नहीं रहता। मिसाल के तौर पर आपको वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है और आप सारा दिन खेलते रहते हैं और आप उन वीडियो गेम्स को अपनी जॉब बना लें, आपकी रोजी रोटी नौकरी बन गई, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ ही अरसे में ना आप उससे उकता जाएंगे। इसकी एक मिसाल हमारे सामने बरतानवी सिंगर एड शीरन भी हैं और वो कहते हैं कि सिंगिंग यानी कि मौसीकी उनका शौक था, लेकिन जब वो उनकी जॉब बन गई, जब वो उनका प्रोफेशन बन गया, तो उन्होंने मुसव्वरी यानी कि पेंटिंग को अपना शौक बना लिया और वो मौसीकी को एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन लेकर चलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं इससे उकता जाऊंगा क्योंकि अब ये मेरी रोजी रोटी बन गई है, अब मेरी जॉब बन चुकी है। और यही वजह है कि उन्होंने ऐसा शौक चूज किया यानी कि मुसव्वरी, पेंटिंग, जो उनकी क्रिएटिविटी को मजीद इनहेंस भी कर रहा है, लेकिन जो मौसीकी है वो उनके लिए उनकी जॉब बन चुकी है, अब वो उनका शौक नहीं है। और उन्होंने एक ऐसा शौक अपने लिए सेलेक्ट किया यानी कि मुसव्वरी की क्रिएटिविटी को मजीद इनहेंस कर रही है और जिसका फायदा यकीनन उनके म्यूजिक को भी होगा। तो म्यूजिक को वो एज अ जॉब लेते हैं और पेंटिंग उनका शौक है। इस फॉलो योर पैशन वाले एडवाइस की जगह कॉल न्यूपोर्ट ये बोलते हैं
कि आप अपनी स्किल्स बिल्ड करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। आप जब भी कोई काम करते हैं, शुरू में जब वो आपको नहीं आता, आपको उस पर महारत हासिल नहीं होती, तो क्या होता है, आप तंग होना शुरू हो जाते हैं, आपको उकताहट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि ये कैसे करना है और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और वो जो काम है उस पर आपको महारत आने लगती है, आप उसे समझने लगते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आने लगता है। इस किताब का दूसरा अहम पॉइंट है डेवलपिंग अ क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। जी हाँ, आपने कारीगर जहनियत, जो कारीगर वाली जहनियत होती है ना, जो चीज़ों को तराशते हैं, जो उस पर काम करते हैं, उस पर वक्त लगाते हैं, आपने वो वाली जहनियत अडॉप्ट करनी है। और ये क्राफ्ट्समैन माइंडसेट क्या होता है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे अच्छी जॉब कौन सी होती है? बकौल कॉल न्यूपोर्ट के, वो जॉब जो क्रिएटिव है, जहाँ पर आप तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो इम्पैक्टफुल है यानी कि बाअसर है, और वो वाली जॉब जिसमें आपके पास इख्तियार है अपनी ज़िंदगी का, अपने शेड्यूल का। अब ये वाली जो जॉब है, ये सब चाहते हैं, ये सबको पसंद है, आपको, मुझे, हम सभी इस किस्म की जॉब चाहते हैं। अब चूंकि सब चाहते हैं तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस किस्म की जॉब को हासिल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स बनाना, यानी कि वो स्किल्स, वो हुनर जो कीमती और नायाब हो। अब ये कीमती और नायाब हुनर होता क्या है? इस किताब में कॉल न्यूपोर्ट ने 2 किस्म की जॉब मार्केट्स का जिक्र किया है। जो पहली वाली जॉब मार्केट है उसे कहते हैं विनर टेक्स ऑल मार्केट। जी हाँ, ये वो मार्केट होती है जहां पर एक बंदा किसी एक हुनर की बदौलत सब कुछ ले जाता है। जी हाँ, सारी कामयाबी वो समेट कर ले जाता है, और जो हारने वाला होता है उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसकी मिसाल है यूट्यूबर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, एक्टर्स, या जो भी, जिनको कोई एक उनका फन, कोई एक उनका टैलेंट जो है ना वो क्लिक कर जाता है। और इसमें लक फैक्टर बहुत ज़्यादा शामिल है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं यहाँ पर लक फैक्टर शामिल है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका लक काम कर जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, आजमाते हैं अपनी किस्मत डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, लेकिन कोई एक बंदा या चंद गिने चुने लोग हैं जिनकी किस्मत काम कर जाती है और वो उनकी निकल पड़ती है और वो आगे चले जाते हैं। इस वाली मार्केट में फातेह बनने के लिए, यानी कि विनर होने के लिए ना, बंदे के पास लक होनी चाहिए, सही टाइम, सही बंदा, सही काम, सब कुछ सही सही होना चाहिए। जब सब सही सही होता है तो बस फिर बंदे की निकल पड़ती है। अब जो दूसरी मार्केट है उसे कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं ऑक्शन मार्केट, यानी कि नॉट विनर्स टेक ऑल मार्केट। ये वो मार्केट है जहां पर कोई एक बंदा सब कुछ नहीं लेकर जाता, जहां पर कई सारे लोग आते हैं और कई सारे लोगों की उनका कोई एक हुनर नहीं, बल्कि बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे हुनर का एक बेहतरीन मिलाप उन्हें इस मार्केट में कामयाबी दिलवाता है, या फिर ऐसी जॉब दिलवाता है जो डिजायरेबल है, जो बेहतरीन जॉब है। और यही जो कॉम्बिनेशन है ना स्किल्स का, यानी कि बहुत सारे हुनर का एक बड़ा खूबसूरत सा जो मिलाप है, इसको कहते हैं कॉल न्यूपोर्ट रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स। अब ये रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स क्या होते हैं, इसको अगर मैं आम अल्फाजों में एक्सप्लेन करूं कि आप लोग को समझ में आ जाए कि आखिर ये क्या होता है और ये मिलाप, ये मतलब क्या, स्किल्स का मिलाप क्या होता है, ये मैं आपको अगर एक्सप्लेन करती हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्टर हैं और आपने अभी रिसेंटली अपनी पढ़ाई ख़त्म की है, आपकी बड़ी बेहतरीन किस्म की जीपीए आई है, लेकिन सिर्फ अच्छी जीपीए लाने से बात नहीं बनती। अगर तो आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है, आप एक खुश मिजाज इंसान हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, या फिर आपके पास बड़ी बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग स्किल्स हैं, या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जिसको टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, या जिसके पास वीडियो एडिटिंग स्किल्स मौजूद हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपकी ये क्वालिटीज़, ये जो बहुत सारी स्किल्स का जो मिलाप है, ये आपको एक मुनफरिद डॉक्टर बना सकता है। तो किसी भी डॉक्टर के पास मार्केटिंग स्किल्स होना, या फिर किसी भी डॉक्टर के पास अच्छी वीडियो एडिटिंग स्किल्स होना रेयर और वैल्यूएबल है। वो उसे अपने किसी भी काम में लेकर आ सकता है। फर्ज करें आप बच्चों को रियाजी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, और आपको साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में इंटरेस्ट है। आप साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर काफ़ी किताबें पढ़ते हैं और आप उस नॉलेज को अपने पढ़ाने में और अपने पढ़ाने के स्टाइल में अप्लाई भी करते हैं, और मजे की बात है कि बच्चों को समझ में भी आ रहा है आपका पढ़ाना। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो नफ्सियात, न्यूरोसाइंस और मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको काफ़ी रेयर एंड वैल्यूएबल बनाए। और बहुत मुमकिन है कि आपके इदारे को आप जैसा टीचर मिलना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि देखें, हर मैथ्स पढ़ाने वाला साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन कभी कभार देखें, हर जो मिलाप होता है ना वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। कुछ मिलाप ऐसे होते हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं देते। फ़र्ज़ करें कोई वकील है और वो वीडियो गेम्स खेलता है,
तो वीडियो गेम्स खेलने का उसकी वकालत पर कोई ऐसा पॉजिटिव असर नहीं होने वाला और उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतना टाइम वो वीडियो गेम्स पर लगा रहा है, लेकिन उसकी जो फील्ड है ना, उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है या आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी हैं, कुछ हुनर ऐसे हैं जो हर जगह काम आते हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिक स्पीकिंग, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर निगोशिएट करना अगर आपको आता है, निगोशिएशन अगर आपको अच्छे से आती है तो वो बड़ी फ़ायदा देती है आपको। इसके अलावा कोडिंग, जी हाँ, कोडिंग के लिए आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, भी एक स्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइटिंग, या फिर अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाना। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, खुश मिजाज हैं, फ़ायदा उठाएं इस बात का। अच्छी नेटवर्किंग, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आपको बहुत फ़ायदा देती है। अगर आपको टीम वर्क करने आता है तो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये, क्योंकि देखिए टीम वर्क भी ना एक स्किल है। तो आप जैसे मुझ जैसे लोग जिन्हें लाइफ में कोई लकी ब्रेक नहीं मिलने वाला, जो विनर टेक्स ऑल वाली मार्केट से बिलोंग नहीं करते, तो हम जैसे लोगों को ना अपने जो स्किल सेट है, जो हमारे पास हुनर है, उसको मजीद पॉलिश करने की जरूरत होती है और उसमें मजीद स्किल्स ऐड करने की जरूरत होती है। जो भी हुनर वाला डब्बा है, जो भी जिसमें आपने अपने सारे हुनर डाले हुए हैं, उसमें मजीद हुनर डालना आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और यही कैरियर कैपिटल है। अब इस किताब के तीसरे पॉइंट की जानिब आते हैं, जिसमें कॉल न्यूपर्ट कहते हैं कैश इन योर कैरियर कैपिटल फॉर कंट्रोल। इस पॉइंट में कॉल न्यूपर्ट कहते हैं कि आपकी जो जॉब है ना, उसकी अहमियत, उसकी जो वर्थ, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपको अपने इदारे में कितना इख्तियार हासिल है, आपने कब, कहाँ, कैसे, क्यों करना है। अगर इस बात पर आपका इख्तियार है तो आपकी जॉब बहुत बेहतरीन है और आप उसे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आप सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, ऊपर से हुक्म आ रहे हैं और आपने सिर्फ हुक्म बजा लाने हैं, तो ऐसी जॉब को एंजॉय करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि शुरू में तो बिल्कुल ही नामुमकिन। देखिए, अब ऐसी जो डिजायरेबल जॉब है वो कोई आसमान से तो टपकने नहीं वाली। जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा जब किसी नए इदारे में जाता है, वहाँ वो जूनियर होता है और उस वक्त उसके पास कोई इख्तियार नहीं होते, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई ऐसा हुनर नहीं होता जो कीमती हो या जो रेयर हो या जिस पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो या जो बहुत ज़्यादा पॉलिश हुआ हो। आप जूनियर हैं तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ हुक्म बजा लाना है और कुछ भी नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप अपने काम पर तवज्जो देते हैं, उस पर महारत हासिल करते हैं, सीनियर होते जाते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स सीखते हैं और उनका एक बड़ा खूबसूरत सा मिलाप यानी कि कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स वो बनाते हैं, तो फिर ऐसी ऑटोनॉमी आना या फिर ऐसा इख्तियार आना, यकीनन आपको मिलेगा वो इख्तियार, वो आना तो है। और अब यहीं पर हमें फ़र्क पता चलता है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट और पैशन माइंडसेट का। अभी जो क्राफ्ट्समैन माइंडसेट होता है ना, ये जो जहनियत होती है कारीगर वाली, ये कौन सी जहनियत होती है? ये सोचती है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। लेकिन जो लोग पैशन माइंडसेट के साथ चलते हैं, वो ये सोचते हैं कि दुनिया उन्हें क्या दे सकती है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने काम में महारत हासिल करते हैं, उसे मजीद पॉलिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मजीद हुनर सीखते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन सा, खूबसूरत सा, वैल्यूएबल, रेयर स्किल सेट बनाते हैं। और फिर होता क्या है कि वही स्किल सेट उन्हें ऑटोनॉमी देता है, वही स्किल सेट उनका कैरियर कैपिटल होता है जिसको वो कैश करवाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो अपने बॉस के आगे अपनी डिमांड रख सकते हैं। यही वो लोग होते हैं कि मार्केट इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने काम के चीते होते हैं, माहिर होते हैं। तो वो बच्चे जो पैशन माइंडसेट के साथ चलते हैं, उनके लिए आगे चलना बहुत मुश्किल होता है। वो हमेशा अपनी जॉब से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इंटाइटल्ड हैं, वो हकदार हैं कि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है तो अब दुनिया उनकी आरती उतारे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एक बेहतरीन और डिजायरेबल जॉब हासिल करने के लिए आपको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, नई स्किल्स को सीखना आना चाहिए और आपको क्राफ्ट्समैन माइंडसेट यानी कि कारीगर वाली जहनियत आपकी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये सारा गेम प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही आप बेहतर होंगे, जितने आप बेहतर होंगे उतना ही आप अपने कैरियर कैपिटल को कैश कर सकते हैं, अपने हुनर को कैश कर सकते हैं, उतनी ही आप अपने बॉस के सामने डिमांड्स रख सकते हैं और मार्केट आपको कभी इग्नोर नहीं करेगी। किताब में बहुत सारी केस स्टडीज हैं जिन्हें आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ने को मिलेंगी। चौथा और आखिरी पॉइंट, फाइंडिंग अ मिशन, यानी कि आपकी जो जॉब है ना, अगर वो मीनिंगफुल है, उसका कोई पर्पस है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अपनी जॉब को करने में। लेकिन याद रखिए, कोई भी जॉब शुरू के चंद सालों में या पहले दिन मीनिंगफुल नहीं होती, मायने खेज नहीं होती। अमूमन आपको अपनी जॉब के बेनिफिट्स
या उसका मायने खेज होना या उस जॉब में एक मकसद, एक पर्पस का होना तब महसूस होता है जब आप अपने कैरियर के कटिंग एज पर होते हैं, मतलब आप अपने कैरियर के एडवांस फेज में होते हैं। तब आपके पास क्रिएटिविटी शो करने का भी मौका होता है कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार कर सकें। तब आपके पास ऑटोनॉमी भी होती है और तब आपकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, यानी कि बाअसर होती है। लेकिन उस सब के लिए आपको वक्त देना है, अपने जो हुनर है, अपनी जो स्किल्स हैं उसे पॉलिश करना है, नई स्किल्स को सीखते रहना है। सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। इम्प्रूवमेंट, जो क्राफ्ट्समैन माइंडसेट है वो इम्प्रूवमेंट पर चलता है, वो प्रैक्टिस पर चलता है, वो चैलेंज पर चलता है। अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मुझे वीडियोस बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई मेरा शौक या पैशन नहीं है। मेरे लिए ये एक स्किल सीखने जैसा है, क्योंकि कैमरे के सामने बैठकर बोलना और अपनी बात को डिलीवर करना या किसी किताब को समराइज करना और उस पर वीडियो बनाना ये एक स्किल है। और जितना मैं इसको इम्प्रूव करूंगी उतना मैं एंजॉय करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी इस काम में माहिर नहीं हूँ। जैसे जैसे मुझे महारत आती जाएगी, मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी, मेरा बोलने का अंदाज बेहतर होगा, मैं बेहतर तौर पर अपनी बात को डिलीवर कर पाऊंगी, मुझे मजा आने लगेगा। और ये मजा, ये इंजॉयमेंट हासिल करने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है और प्रैक्टिस लगती है। जी जनाब, तो ये किताब उन नौजवानों के लिए बहुत बेहतरीन है जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर चैनल बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन साइट पर कोई भी काम करके पैसे कमाना चाहते हैं। बिजनेस खोलना है लेकिन हुनर कोई नहीं, बिजनेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, बस अपने शौक को फॉलो करना है, जॉब नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, बॉस की बातें नहीं सुननी, बोरिंग है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी किताब है जो उनको ये बताएगी कि देखें, पैशन को फॉलो करना या शॉर्टकट्स अपनाना हमेशा हर वक्त सबके लिए अच्छा नहीं रहता। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको 2 नंबर पैसे कमाने के लिए भी बहुत अच्छी किस्मत चाहिए, शॉर्टकट के लिए भी बहुत अच्छी किस्मत चाहिए। आप जैसे मुझ जैसे लोगों के पास जो रास्ता बचता है अपने कैरियर को बनाने का, बिल्ड करने का, वो है सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। इतने बेहतर बने कि आपको कोई नजरअंदाज ना कर सके।